तो मूवी की शुरुआत होती है 4000 साल पहले, जहाँ एक जिंजो नाम की महारानी थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी और उस राज्य के बहुत सारे लोग उसे पाना चाहते थे। रानी अपना डर बनाने के लिए सभी को श्राप देती है कि अगर कोई भी इंसान उस तक पहुँचने की कोशिश करेगा तो उसके पीठ पे एक निशान बन जाएगा और वो इंसान 40 साल का होते ही मर जाएगा और ये श्राप उस इंसान की आने वाली पीढ़ी भी भुगतेगी। बहुत सारे लोग इस श्राप का शिकार बन जाते हैं। रानी को समझ पे आता है कि उसे इतना भी क्रूर नहीं बनना चाहिए था, इसलिए वो इस श्राप को ख़त्म करने के लिए एक म्यूटेंट ड्रैगन बॉल बनाती है और उसे एक पहाड़ पे छिपा देती है। कहानी आती है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे एक प्रोफेसर एंशिएंट बॉन्ड पे लिखी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उस म्यूटेंट ड्रैगन बॉल तक पहुंचा जा सके। प्रोफेसर 9 पे से 12 पहेलियों को सुलझा लेता है और अपने दोस्त हुबे को बताता है कि बाकी के 4 पहेलियां कोई मास्टर ही सुलझा सकता है। दूसरी तरफ फैटी और गोल्डी ट्रूथ अपने कॉलेज के सभी दोस्तों को बताते हैं कि म्यूटेंट ड्रैगन बॉल एक काफ़ी कीमती चीज़ है जिसे हर कोई पाना चाहता है। कॉलेज के बाकी के लोग कहते हैं अगर हम इसे हासिल कर ले तो हमें इसके अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जो आता है और सभी को बताता है कि वो ड्रैगन बॉल कोई बेचने की चीज़ नहीं है, लोगों की जान बचाने की चीज़ है। कुछ साल पहले कुछ लोग उसकी तलाश पे गए थे क्योंकि उनका एक दोस्त इस श्राप से ग्रसित था। उन्हें वो ड्रैगन बॉल तो मिल जाता है लेकिन उनका सामना लाल आंखों वाले भेड़ियों से हुआ और सभी लोग मारे जाते हैं। मिस्टर जो सभी को बताता है अगर ये निशान किसी के भी शरीर पे है तो वो 40 साल का होते ही मर जाएगा और अगर उसे अपने आगे की ज़िंदगी को जीना है तो उसे ड्रैगन बॉल चाहिए। इधर प्रोफेसर को मालूम पड़ता है कि 5 साल पहले एक चैन नाम का आदमी अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन बॉल की तलाश करते हुए यूनान के सिवांग भांग पहाड़ियों पर पहुंच गया था, लेकिन उसके सारे दोस्त मारे गए थे। सिर्फ वो जिंदा वापस लौटा था, लेकिन वो अब पागल हो गया है, उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। प्रोफेसर हुबे और यांग के साथ पागल खाने पहुंचता है जहां वो आदमी था। हुबे चैन से ड्रैगन बॉल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। चैन देख नहीं सकता था लेकिन वो अपने चारों तरफ की चीज़ों को महसूस कर सकता था। वो सभी से कहता है सिर्फ इस लड़की से मैं बात करूंगा। बाकी के सभी लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं। यान चैन से यूनान के पहाड़ियों के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। चैन कहता है तुम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती, अच्छा होगा बाकी की ज़िंदगी तुम इसी दुनिया पे बिताओ। यांग चैन से कहती है आपकी तरह हम डरपोक नहीं है जो हम अपनी मौत के आने का इंतजार करें। चैन गुस्से पे खड़ा होता है और अपनी आंखों से चश्मा हटाता है। उसकी आंखें जल रही होती है। वो यांग से कहता है उस पहाड़ पे एक अलग पूरी दुनिया है, मौत की दुनिया, जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। यांग को चैन से ज़्यादा कुछ मदद मिलती नहीं है। वो अपने साथियों के साथ यूनान मकाबरा की पहाड़ियों की ओर निकल जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इन्हें रोड ब्लॉक मिलता है। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे। कुछ देर पे रात होने वाली थी तो सभी लोग बगल के एक होटल पे रुक जाते हैं जहां रात पे सभी को आसमान में फायर फ्लाइज दिखते हैं जो कि आग की तरह चमक रहे होते हैं। इस होटल की मैनेजर की बेटी कॉन्ग क्वी सभी को बताती है कि यह फायर फ्लाइज को अगर कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो वो खुद को ही जला लेती है। कॉन्ग भी सभी को एक कांच के बोतल के अंदर पड़े फायर फ्लाइज के बारे में बताती है कि यह सभी का किंग है। अगर उसका किंग जल जाए तो बाकी के जितने भी फायर फ्लाइज है सभी उसके पास आकर जल जाएंगे क्योंकि यह कुत्ते से भी ज़्यादा वफादार होते हैं। अब अगले दिन सभी लोगों को हिडन ड्रैगन की पहाड़ियों को पार करना था। कॉन्क्वी को उसका रास्ता पता था। वो सभी को एक नदी के पास ले जाकर छोड़ देती है और सभी को वार्निंग करती है कि घाटी पे रात पे जहरीली गैस फैल जाती है और सुना है उस घाटी पे एक उड़ता हुआ आइलैंड है जो कि रात बिताने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। सभी लोग एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ फैटी लिंगलोंग को फायर फ्लाइज के किंग को दिखाता है जो उसने छुपके से चुरा लिया था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद झील की एक मछली एक आदमी को काट लेती है जिसका हल्का सा खून बोट के ऊपर गिर जाता है। यांग बताती है कि यह वाइपर मछलियाँ है जो कि इंसानों का शिकार करते हैं। कुछ ही देर पे वहाँ पे बहुत सारे वाइपर मछलियाँ आ जाती है। सभी लोग उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन आदमखोर मछलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रोफेसर अपनी फायर गन निकालकर सभी आदमखोर मछलियों को जलाने लगता है। कुछ देर आगे बढ़ते ही इनकी बोट टूट जाती है
और सभी लोग एक एक करके झरने पर जाकर गिर जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और इनके फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा था कि ये लोग अपना पता किसी को बता सके। और इस जंगल की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के कारण कंपास भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर भी अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उसे एक जगह पे बहुत सारी डेड बॉडी मिलती है जिसे ड्रम पे भर के रखा गया था। दूसरी तरफ हम एक मॉन्स्टर लिजार्ड को देखते हैं जो कि हुबई के ग्रुप के ऊपर हमला कर देता है। आवाज़ सुनते ही प्रोफेसर हवा पे फ्लेयर चला देता है ताकि दूसरे ग्रुप के लोगों को उनकी लोकेशन का पता चल सके। हुबई और लिंग मिलकर दोनों मॉन्स्टर लिजार्ड को आपस में टक्कर करवा देते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर लिजार्ड उल्टा उनके ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं। अब सभी लोग मॉन्स्टर लिजार्ड से बचने के लिए घाटी पे छलांग लगा देते हैं। अब यहाँ पे रात हो चुकी थी और घाटी पे जहरीली गैस भी फैलना शुरू हो चुकी थी। अब ये लोग घाटी के जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे तो मॉन्स्टर लिजार्ड का पूरा खानदान पड़ा हुआ है। अब सभी लोगों को समझ पे आ चुका था कि उनका बचना तो मुश्किल है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है जिसकी आवाज़ से वो मॉन्स्टर लिजार्ड डर रहे होते हैं। ये लोग बिजली का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बादल गरजना बंद हो जाती है। एक लिजार्ड प्रोफेसर को उठाकर दूर फेंक देता है। लिंगलोंग आवाज़ करके सभी लिजार्ड को अपनी ओर बुलाती है और सभी मॉन्स्टर लिजार्ड को चकमा दे घाटी के नीचे गिरा देती है। लेकिन अभी भी कुछ मॉन्स्टर लिजार्ड बचे हुए थे। तभी प्रोफेसर को उड़ता हुआ आइलैंड दिखता है और वो सभी को इशारा करता है। सभी लोग भागकर आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर सभी को बताता है कि इस आइलैंड की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण ये आइलैंड सर्कुलर मोशन बना रही है। हुबई सभी को बताता है कि इस आइलैंड पे एक ही दिन पे 4 सीजन पार हो जाते हैं। अब रात पे बाकी के लोग तालाब पे नहा रहे होते हैं। प्रोफेसर हुबई को बताता है कि हमें इस सफ़र को यहीं पे रोक देना चाहिए क्योंकि उस ड्रैगन बॉल को हासिल करते हुए हम सबकी जान भी जा सकती है, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों ने उसे हासिल करने की कोशिश की है कोई भी जिंदा नहीं बचा है। अब अगली सुबह ये लोग ड्रैगन हिल की ओर निकल जाते हैं। अब रात होते ही इनके पीछे एक बड़ा सा केकड़ा पड़ जाता है। प्रोफेसर सभी को बताता है कि यह केकड़ा अमर है, इसे दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम इसके दिमाग से अलग है और इसे चाहे कितने भी चोटें आई हो यह केकड़ा वापस पानी पे जाते ही ठीक हो जाता है। वो केकड़ा सभी के ऊपर हमला कर देता है। सभी लोग मिलकर उस केकड़े पे कई बार वार करते हैं लेकिन उस केकड़े को कुछ भी नहीं होता। फैती और प्रोफेसर एक रस्सी की मदद से केकड़े को बांधने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काफ़ी ताकतवर होता है। वो रस्सी को तोड़ देता है और फैती के ऊपर हमला कर देता है। बीच पे लिंगलोंग आकर फैती को बचाती है। केकड़े के वार से लिंगलोंग दूर जाकर गिरती है। फैती लिंगलोंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? लिंगलोंग कहती है नहीं, लेकिन दरअसल में उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर हुबई के साथ मिलकर केकड़े को रस्सी पे फंसाकर उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देते हैं। इस बार वो केकड़ा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वापस झील पे चला जाता है। यहाँ पे सभी लोगों को मालूम है कि यह केकड़ा झील पे पूरी तरह से ठीक होकर दोबारा हमला करेगा। हुबई बिना टाइम वेस्ट किए झील पे कूद जाता है और अपने हाथ पे एक छोटा सा कट लगाकर अपने कुछ खून को केकड़े के बॉडी पे लगा देता है। अब इस आइलैंड पे जो वाइपर फिश थे वो सभी उस केकड़े के ऊपर हमला करके उसके बॉडी के चीथड़े चीथड़े उड़ा देती है। केकड़े को मारने के बाद सभी लोग आराम करने लगते हैं। तभी लिंगलोंग अचानक से बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसके पास भागकर जाते हैं जहां उन्हें मालूम पड़ता है कि केकड़े के वार से लिंगलोंग को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है और सभी के सामने वो अपना दम तोड़ देती है। इस घटना के बाद सभी लोग अंदर से टूट जाते हैं। हुबई काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था लेकिन आज तक कभी उससे कह नहीं पाया। प्रोफेसर सभी से कहता है हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि आगे बस मौत है। अब सभी के बीच वोटिंग होती है कौन कौन वापस जाना चाहेगा और कौन कौन इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहेगा। सभी लोग वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन हुबई अभी भी इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहता था। वो प्रोफेसर से कहता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है और मैं किसी का श्राप को क्यों झेलूँ। मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने ये श्राप दिया है और मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे बस जवाब चाहिए। अगर मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा तो लिंगलोंग की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। इतना बोलकर वो ड्रैगन हिल की ओर जाने लगता है। बाकी के लोग भी हुबई की बात से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो भी हुबई के साथ ड्रैगन हिल की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोफेसर कहता है तुम सब जाओ, मैं तुम्हारा झरने के पास इंतजार करता हूँ। अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वो यूनान मकाबरा तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ड्रैगन बॉल भी मौजूद था। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
हुबई उस क्रिएचर से लड़ते हुए ड्रैगन बॉल के पास पहुंचता है और वो उसे जैसे ही उठाता है चारों तरफ घंटियां बजने लगती है और वो क्रिएचर भी वहां से भाग जाते हैं। तभी सामने पड़ी बड़ी सी स्टेचू टूट जाती है जहां से एक काफी बड़ा और भयानक सांप निकलता है। कहानी जाती है यहाँ से फ्लैशबैक में, जब रानी ने ड्रैगन बॉल को सांप को संभालने को रखने के लिए दिया था और उसी ड्रैगन बॉल की शक्ति के कारण यह सांप इतना खतरनाक और बड़ा बन गया है। कई सालों तक ये सांप यहीं पे सोया हुआ था, लेकिन ड्रैगन बॉल को चुराने के बाद ये सांप अब जाग चुका है। हुबई सभी को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप इनके सामने आ जाता है। ऐसा मानो जैसे वो सांप ड्रैगन बॉल को उसकी जगह पर रखने के लिए बोल रहा हो, लेकिन वो लोग खाली हाथ तो वापस नहीं जाना चाहते थे। वो सांप के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी उस सांप को गुस्सा आता है और वो सभी के ऊपर हमला करने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी फैती के बैग से वो कांच का बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर फायरफ्लाइज का किंग मौजूद था। वो कांच हल्की सी टूट जाती है और जिसके कारण बाकी के फायरफ्लाइज को अपने किंग लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसकी ओर बढ़ने लगती है। हुबई को आइडिया आता है कि अगर हम इस फायरफ्लाइज के किंग को सांप के मुंह पे डाल दे तो बाकी के भी फायरफ्लाइज किंग के साथ सांप के मुंह पे चले जाएंगे और खुद को जला लेंगे, जिससे वो सांप भी मारा जाएगा। हुबई जाकर उस कांच के बॉक्स को उठाता है, तभी उसके ऊपर वो सांप हमला कर देता है। हुबई के हाथ से वो कांच का बॉक्स नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। किंग फायरफ्लाइज उड़ के वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पे प्रोफेसर आकर उस किंग फायर्स को पकड़ लेता है और उसका हाथ जलना शुरू हो चुका था। प्रोफेसर सभी से कहता है, मैं काफ़ी खुदनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त मिले। इतना बोलकर वो सांप के मुंह पे कूद जाता है। बाकी के फायरफ्लाइज भी अपने किंग का पीछा करते हुए सांप के मुंह पे घुस जाते हैं और किंग के जलते ही बाकी के फायरफ्लाइज भी खुद को जला के मार लेते हैं। इसके कारण सांप भी पूरी तरह से जल जाता है। अब सांप के मरते ही वो एंशिएंट मकाबरा भी टूटने लगता है। सभी लोग झील पे कूद जाते हैं। अब सभी लोग लिंगलोंग की बॉडी लेकर घर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पे चैन, हुबई और उनके दोस्तों को जिंदा लौट देकर काफी ज्यादा हैरान था। अब सभी लोग उस ड्रैगन बॉल की मदद से उस शराब से हमेशा के लिए आजाद हो चुके थे। अब लास्ट में हमें दूर एक बर्फ की पहाड़ी दिखाई जाती है जहाँ पे एक भेड़िया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।